नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। इस साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा जिसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो एयर का टेम्परेचर हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या जो एयर के पास जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हीटिंग से पहले और हीटिंग के बाद जो एयर के पास जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी हीटिंग क्या कहलाती है, सेंसिबल हीटिंग कहलाती है। यदि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये मेरा एपरेटस है जो हीटिंग करने का काम कर रहा है। इस एपरेटस में ये जो कोयल लगी हुई है इसको हम बोलते हैं हीटिंग कोयल। आगे बात समझो, जब एयर आपकी इन होती है तो उस समय मैंने एयर का टेम्परेचर नोट कर लिया TD1। जब आउट होती है इस हीटिंग कोयल के कांटेक्ट में आने के बाद तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो TD2 होगा। ये जो एपरेटस लगा रखा आपने इसको बोलते हैं हीटिंग कोयल, और इस हीटिंग कोयल का जो टेम्परेचर है वो TD3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग कोयल का टेम्परेचर भी बोल सकते हैं या एपरेटस टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो एपरेटस टेम्परेचर क्या होगा, TD3। अब क्या हो गया, जब एपरेटस के कांटेक्ट में एयर आएगी तो एयर इसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगी, गर्म होगी। तो TD2 क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। ये हम समझ सकते हैं। तो TD2 क्या होगा आपका, TD1 से तो ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं अपन हीटिंग। बट इस हीटिंग में क्या होता है, आपका मॉइस्चर कंटेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी हमको कि जो एपरेटस का टेम्परेचर है एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब एयर इसके कांटेक्ट में बाहर निकलेगी तो एपरेटस का टेम्परेचर और जो एयर आउट हो रही है इसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। बट क्या होता है आपका, ऐसी एयर की कुछ मात्रा होती है जो बिना टच करे ही इस एपरेटस के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आगे बात समझे, इस वजह से क्या होता है, जो एपरेटस का टेम्परेचर है और जो एयर आउट हो रही है इसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इसको हमारा जो आउट टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, जो एपरेटस का टेम्परेचर है उससे क्या होगा, कम होगा। एक ये चीज समझिए। तो मेरी ये चीज होगी, जो ड्राइबल टेम्परेचर जो एयर का आउट हो रहा है और एपरेटस का टेम्परेचर से क्या होगा, आपका कम होगा। इसी प्रोसेस को यदि हम सेंसिबल हीटिंग को साइकोमेट्रिक चार्ट पे समझे तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे क्या होता है, देखो ये मेरा क्या है, आपका एयर जब स्टार्ट में आपकी इन हो रही है उस समय उसका ड्राइबल टेम्परेचर TD1 था और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी, 5 थी। जब इसकी हीटिंग करी तो मैंने अभी बताया जो एपरेटस का टेम्परेचर है वो क्या होगा, आउट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो मैंने सपोज करो मेरा जो एपरेटस है उसका टेम्परेचर नोट कर लिया TD3 और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 5.3 है। आगे बात समझ लो। अब क्या हुआ, अब मैंने बताया कि ये जो 2 का टेम्परेचर होगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा। इस एपरेटस के टेम्परेचर से कम होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इस लाइन के बीच में कहीं आएगा, इधर इस लाइन के कहीं भी आ सकता है किसी भी पॉइंट पे। तो ये जो टेम्परेचर मैंने मारा कि जो टेम्परेचर 2 है TD2 वो इनके मध्य में स्थित है। आगे बात समझ में। अब मैंने क्या कहा था, जो सेंसिबल हीटिंग होती है, सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हीटिंग का मतलब होता है प्रोसेस 1 to 2। आप देख सकते हो ड्राइबल टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ता हुआ शो किया हमने TD1 से TD2, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ मतलब आपने क्या करा, उसकी हीटिंग करी। ऐसी हीटिंग क्या कहलाती है, सेंसिबल हीटिंग कहलाती है। आप देख सकते हो टेम्परेचर TD1 से TD2 बढ़ा, बट हमने क्या किया, यहाँ पे इसका जो मॉइस्चर कंटेंट था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। आप देख सकते हो ये पॉइंट 1 की एंथैल्पी है, ये पॉइंट 2 की एंथैल्पी है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन होता है यदि, तो उसको क्या बोलते हैं, या तो हीट की मात्रा बढ़ी या हीट की मात्रा कम हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ H1 से H2 एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ी। तो ये जो डिफरेंस हुआ उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एडेड। तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, सिंपली H2 माइनस H1। इसकी यूनिट हमको दे रखी है चार्ट पे किलो जूल पर केजी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी। तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट एडेड। अगली बात समझ में। सिमिलरली एक और प्रोसेस है जिसका नाम बोलते हैं हम सेंसिबल कूलिंग। ये हीटिंग का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम, मॉइस्चर कंटेंट में चेंज करे बिना हीटिंग कर रहे हैं, और यही क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट में चेंज किए बिना हम क्या कर रहे हैं, उसकी कूलिंग कर रहे हैं। बट यहाँ देखा होगा आपने जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। सिमिलरली ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, सपोज करो मेरी जो एयर है आपकी यहाँ से इन हो रही है उसका TD1 टेम्परेचर है, जब आउट हो रही है TD2 टेम्परेचर है, और ये जो एपरेटस है, ये जो कूलिंग कोयल लगी हुई है, इसका टेम्परेचर कितना है आपका, TD3 है। जब एयर इस कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में आएगी तो ठंडी होके क्या होगी, TD2 पे बाहर निकलेगी। मैं चाहता हूं मेरा जो टेम्परेचर है
वो क्या हो जाना चाहिए, एक्चुअल में जो एयर आउट हो रही है वो एपरेटस के टेम्परेचर से बराबर हो जाना चाहिए। बट ये मेरा जो एपरेटस का टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज्यादा रह जाता है T2। यहाँ पर कूलिंग की बात कर रहे हैं, हीटिंग की बात नहीं कर रहे। तो ये ज्यादा ठंडा होगा, ये कम ठंडी होकर बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी एयर की कुछ मात्रा होती है जो इसको बिना टच करे क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे इसको साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है आपका, ठीक है। ये जो मेरी एयर थी इन हुई थी, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 थी और इसका टेम्परेचर क्या था, TD1 था। आगे बात समझो। जब इसकी ये मेरी कूलिंग कोयल है, ये कूलिंग कोयल का टेम्परेचर TD3, इसका ड्राइबल टेम्परेचर ये रहा TD3, ये मैंने शो कर रखा है। आगे से ये 0.3 है। अब मेरा जो एयर आउट होगी वो क्या होगा, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके बीच में होगा। तो ये जो पॉइंट है 0.2 है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 5.2 है और इसका टेम्परेचर क्या है, TD2। तो हमने देखा ऐसी हीटिंग, ऐसी कूलिंग जिसमें क्या हुआ, आपका कूलिंग टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया, ड्राइबल टेम्परेचर, बट उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंसिबल कूलिंग। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 to 2, ये एरो जो बनाया हुआ है डायरेक्शन का, ये शो करता है ये सेंसिबल कूलिंग। यदि एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये क्या कहलाता है, हीटिंग कहलाता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ क्या हुआ, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, 0.1 to 2 एंथैल्पी का क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, तो एंथैल्पी की कमी हुई। ये एंथैल्पी की कमी क्या कहलाता है, हीट रिजेक्टेड। आपने एयर में से कितनी हीट को रिजेक्ट किया। तो यहाँ आपकी एंथैल्पी H1 है, ये H2 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका हीट रिजेक्टेड किलो जूल पर केजी। आगे बात समझ में। तो H1 माइनस H2 आपका Q हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हीट रिजेक्टेड। तो ये दो प्रोसेस है आपका, जिसमें ड्राइबल टेम्परेचर यदि बढ़ता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं, और ड्राइबल टेम्परेचर में कमी होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग। दोनों में हमने देखा जो एपरेटस टेम्परेचर है, जिसको हमने TD3 से नोट किया, और ये जो एपरेटस टेम्परेचर है यहाँ हीटिंग में तो ये ज्यादा पॉइंट पे, ये यहाँ लोअर पॉइंट पे हमने शो कर रखा है। आगे बात समझ में। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की कि एयर की जो कुछ मात्रा होती है, हमने देखा ये जो मेरी इफिशिएंसी है, हम चाहते हैं कि जो ड्राइबल टेम्परेचर एयर का आउट हो रहा है वो हीटिंग कोयल का टेम्परेचर या कूलिंग कोयल के टेम्परेचर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट क्या होता है, जो कुछ एयर की मात्रा होती है इस कोयल को टच करे बिना ही क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो वो एयर की कितनी मात्रा है, आगे बात समझो, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मेरी कोयल है वो कितनी इफिशियंट है। आगे बात समझ में। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कोयल। ये जो बाईपास फैक्टर है आपका, ये क्या मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ एयर, इतनी जो एयर की कितनी मात्रा है जो बिना टच करे क्या हो गई, कोयल से बाहर निकल गई। ये मात्रा हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, बाईपास फैक्टर। आगे बात समझना। तो हमने क्या किया, उसके लिए ये सिंपल एक मॉडल बनाया आपका। इस मॉडल में हमने कहा कि 1 किलोग्राम एयर क्या हो रही है, आपकी इन हो रही है, जिस समय उसका ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, TD1 है। आगे समझ में। और 1 किलोग्राम में एयर क्या होगी, बाहर निकलेगी, जितनी एयर अंदर गई उतनी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बट यहाँ जहां आपकी कूलिंग या हीटिंग कोयल लगी हुई है, उसका एपरेटस का टेम्परेचर कितना है, आपका TD3 है आपका। तो ये जो TD3 है वो क्या है, मेरा इस एपरेटस का टेम्परेचर है। माना कि x किलोग्राम जो मात्रा है, इस 1 किलोग्राम में से x किलोग्राम मात्रा है वो बिना टच करे क्या हो गई, बाहर निकल गई। आगे बात समझ में। तो x किलोग्राम जो एयर है उसका टेम्परेचर तो TD1 ही रहने वाला है, और यहाँ आके वापस मिल जाती है। और 1 माइनस x किलोग्राम इस पूरी कोयल के क्या हो रही है, कॉन्टेक्ट में आ रही है। आगे बात समझ। तो मेरी क्या है, x किलोग्राम तो बिना टच करे ही निकल गई, और 1 माइनस x किलोग्राम क्या हो गई, टच करके निकल रही है। आगे बात समझ में। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी मात्रा है एयर की, x किलोग्राम जो मैं बोल रहा हूं वो एयर की कितनी मात्रा है जो बिना टच करे, कि कोयल को बिना टच करे क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो वो मात्रा हम क्या कर सकते हैं, बाईपास फैक्टर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये x की हमको मात्रा कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसके लिए क्या करते हैं, एंथैल्पी का बैलेंस करते थे, एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं जो मेरी एयर इन हो रही है, तो यहाँ पे देखो टोटल हीट जो थी, यहाँ से टोटल हीट जो होगी वो यहाँ पे मिलेगी, उसके बराबर होगी। तो यहाँ हमने क्या किया, एक पैरामीटर डिफाइन किया है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, CPM, इसको बोलते हैं ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं या ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट भी हम इसको बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है CPM की, वो क्या होती है 1.022। हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो हीट की मात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं CPDT,
हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एडेड या रिजेक्टेड, वो सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं CPDT, MCPDT जिसको आप बोलते हो MCPDT, वो हम सिंपली क्या है MCVDT या MCPDT, यदि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो हम CPDT बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कैसे निकालते हैं हीट की रिजेक्शन, MCVDT से। यहाँ हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जो हीट निकालते हैं वो CPDT के। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर रही है, उसको बोलते हैं अपन ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे ये चीज पता हमारे पास, तो यहाँ अपनी x किलोग्राम मात्रा है, इसके पास हीट कितनी थी CPDT थी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है TD1 है। आगे बात समझे, तो x CPTD1 प्लस यहाँ पे कितना 1 माइनस x CP, इसकी भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो सेम रहेगी CPM ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, और ये एपरेटस का टेम्परेचर कितना है TD3, क्योंकि ये सारी कांटेक्ट में आ जाएगी, इसका टेम्परेचर TD3 हो जाएगा। अब ये टोटल हीट हो गई, ये दोनों जब यहाँ मिक्स होंगी वो किसके बराबर होंगी 1 किलोग्राम, यहाँ मात्रा कितनी है एयर की 1 किलोग्राम हो जाएगी, और ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा TD2 हो जाएगा, और ह्यूमिड स्पेसिफिक तक सेम ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं अपन ने ये क्या किया, अपन ने एनर्जी बैलेंस किया। आगे बात समझ में। अब यहाँ आप देखो, यहाँ भी CPM है, यहाँ भी CPM है, और यहाँ पे भी CPM है, तो CPM क्या हो जाएगा कॉमन निकल के कट जाएगा, यहाँ से CPM निकलेगा बाहर, और ये केवल CPM, तो CPM से CPM क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा x TD1 प्लस 1 माइनस x TD3 बराबर TD2, यहाँ क्या बचा केवल TD2, क्योंकि ये तो 1 है 1 किलोग्राम था। अब देखो x TD1 प्लस 1 माइनस x TD3 बराबर क्या हो गया TD2 हो गया। अब सिंपली ये वैसे ही रहने दिया अपन ने प्लस, यहाँ पे TD3 का मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही होगा, TD3 प्लस माइनस माइनस हो गया, और x इंटू TD3 x TD3 बराबर TD2 हो गया। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये x वाले हैं इनको साथ में रख देंगे, और ये TD3 इसका किधर पक्षांतरण कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया तो क्या होगा TD2 माइनस TD3, और इन दोनों को साथ में रखा x TD1 माइनस x TD3, तो इनमें से क्या कॉमन निकल जाएगा x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा TD1 माइनस TD3। आगे बात समझ। अब क्या करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा TD2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3। तो ये x क्या आ गया अपने पास, अमाउंट एयर की वह मात्रा जो बिना टच करे ही बाहर निकल गई। आगे बात समझे। इसी x को हम क्या बोलते हैं बाईपास फैक्टर बोलते हैं। तो बाईपास फैक्टर क्या है आपका, ये मेजर करता है कि एयर की क्या कितनी मात्रा है जो बिना टच करे बाहर निकल गई, वही क्या कहलाता है मेरा बाईपास फैक्टर कहलाता है। तो ये x हमने कैसे कैलकुलेट किया, TD2 माइनस TD3 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3। तो ये x तो वह मात्रा है जो बिना टच करे निकल गई, तो टच करके कितनी निकली सिंपली 1 माइनस x, तो इस x को हम क्या बोलते हैं BPF मतलब बाईपास फैक्टर। इसको सिंपली आप याद रखो 23 डिवाइडेड बाय 13 23/13। इसको कैसे याद रखना है 23/13, जिसमें 3 क्या है आपका, 23 में 3 क्या है और 13 में 3 क्या है, 3 को बोलते हैं अपन एपरेटस टेम्परेचर। क्या बोलेंगे अपन एपरेटस टेम्परेचर। इसको यदि अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे वैसे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, TD3 माइनस TD2 डिवाइड बाय TD3 माइनस TD1। कई बार बाईपास फैक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा या इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, बट दोनों है क्या आपकी एक ही चीज है। आगे बात समझे। तो ये बाईपास फैक्टर अपन को कूलिंग कोयल का निकालना हो या हीटिंग कोयल का निकालना हो, आगे बात समझे, तो दोनों में हम क्या करेंगे, ये सेम ही रिलेशन काम में आएगा, वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस कैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर सिंपली क्या मेजर करता है आपका, बाईपास फैक्टर ये चीज है कि आपकी कितनी एयर की वह मात्रा जो बाईपास हो गई, बिना टच करे ही कोयल को बाहर निकल गई, वो कितनी मात्रा है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाईपास फैक्टर x कैसे निकालेंगे 23/13, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखोगे, जिसमें ये 3 क्या है आपका, 3 एपरेटस का टेम्परेचर है, और 1 क्या है एयर इन हो रही है, और 2 क्या है एयर आउट हो रही है। सीरी वेरी सिंपल। यदि हम बाईपास फैक्टर निकाल लेते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, कूलिंग कोयल या हीटिंग कोयल की इफिशियंसी भी कैलकुलेट करें। मैं अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ, x क्या है आपका बाईपास फैक्टर है, और बाईपास फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, एयर की वह मात्रा जो बिना टच करे निकल गई, तो बाकी बची हुई मात्रा क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स सारी टच होकर निकली, तो वो क्या होगी उसकी एफिशिएंसी होगी, जो टच करके जाएगी वो पूरी गर्म होकर निकलेगी या ठंडी होकर निकलेगी। आगे बात समझिए, जितनी ठंडी हुई जितनी गर्म होगी वही क्या होगी उसकी दक्षता होगी। 100 भेजी थी, 100 में से 30 तो बिना टच करे निकल गई और 70 क्या होगी टच होगी, तो 70 क्या होगी उसकी 70% इफिशियंसी होगी। तो यहाँ 1 माइनस बाईपास फैक्टर क्या कहलाता है आपका इफिशियंसी। तो किसी भी हीटिंग कोयल और कूलिंग कोयल की यदि मुझे दक्षता निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा आप 1 माइनस बाईपास फैक्टर के। कुछ नहीं है, बाईपास फैक्टर की मैंने वैल्यू पुट कर दी और इसको जब सॉर्ट आउट किया तो
2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 ये आया। हमें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, हम सिंपल 1 माइनस बाईपास फैक्टर निकालेंगे और 1 माइनस बाईपास फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका प्रोसेस नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। तो हमें जो सबसे पहले चीज पढ़नी है ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, किसी भी एयर के अंदर मॉइस्चर की मात्रा बढ़ाना। आगे बात समझ में, किसी भी एयर के अंदर यदि मैं मॉइस्चर की मात्रा बढ़ाता हूं और मॉइस्चर की मात्रा इस तरीके से बढ़ाऊं कि उसके ड्राइबल टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन न हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। आगे बात समझ में, आप देख सकते हो यहाँ प्रोसेस 1 है में जब यहाँ एयर एंटर हो रही है आपकी किसी कोयल के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया। तो मॉइस्चर ऐड किया तो क्या हो गया, उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ी। आप देख सकते हो 0.1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी W1 है। जब एयर आउट होगी तो उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी W। पर इस तरीके से मॉइस्चर बढ़ाया जाए कि उसके अंदर उसका जो ड्राइबल टेम्परेचर है उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। आगे बात समझ, तो ड्राइबल टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ह्यूमिडिफिकेशन। द एडिशन ऑफ मॉइस्चर विदाउट चेंज इन ड्राइबल टेम्परेचर। तो ड्राइबल टेम्परेचर में के चेंज किए बिना यदि हम उसका मॉइस्चर बढ़ाते हैं तो ऐसा के प्रोसेस क्या कहलाता है, ह्यूमिडिफिकेशन। और सिंपली जस्ट रिवर्स, आप देख सकते हो जब ह्यूमिडिफिकेशन आप करोगे तो उस समय क्या हो रही है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 5.1 से 5.2, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, बढ़ी। आगे समझ में। सिमिलरली आपका दूसरा प्रोसेस क्या है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट को कम करना, तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। आगे समझ में, तो यहाँ W1 उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, जब आप इसको रिमूव करोगे तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, उसकी कम हो गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गई, उसकी कम हो गई। साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी, 0.1 और 0.2 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पर उसका ड्राइबल टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन। द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ऑफ द एयर फ्रॉम एयर विदाउट एनी चेंज इन ड्राइबल टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी है, वो क्या है आपकी, देखो यहाँ हमने क्या किया, आपका 0.1 और 0.2 पे जब एयर इन हो रही थी, एयर आउट हुई, उसके टेम्परेचर में तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। बट क्या हुआ, आपका एंथैल्पी देखो 0.1 से 0.2 एंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हम अच्छे तरीके से जानते हैं एंथैल्पी का बढ़ना और घटना क्या कहलाता है, आपका जो अमाउंट ऑफ हीट है उसका बढ़ना और उसका घटना कहलाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हीट तो बढ़ी बट टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी हीट की मात्रा बढ़ी, तो ऐसी हीट क्या कहलाती है, आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। हम अच्छे तरीके से दो तरह की हीट होती है, सेंसिबल हीट होती है और एक लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट होती है जो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो हीट को हम किस तरीके से समझते हैं, हीट को हम समझते हैं यदि उसका टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है तो हीट का बढ़ना और हीट का घटना हम समझते हैं। बट यदि बिना टेम्परेचर में बढ़े भी हीट का बढ़ना और घटना हो तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका लेटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटेंट हीट। ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब ये हीट क्यों बढ़ी, ये हीट इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने क्या किया, एक एयर के अंदर मॉइस्चर को बढ़ाया। तो मॉइस्चर के अंदर जो हीट थी उसकी वजह से क्या हुआ, आपका इस एयर के अंदर हीट की मात्रा भी बढ़ी। तो ऐसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। सिमिलरली आप जब रिमूवल करोगे तब भी क्या होगा, हीट रिमूव हो रही है, हीट की कमी हो रही है। इस वजह से इसको भी क्या बोलेंगे, हम लेटेंट हीट बोलेंगे। आगे समझे। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ आप वेपर कर बना रहे हो, आप मॉइस्चर बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आप रिमूव कर रहे हो, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लेटेंट हीट की मात्रा जो है वो किसके बराबर होगी, हम अभी हमने डिस्कस किया कि ये लेटेंट हीट किस वजह से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है आपकी जो आप मॉइस्चर ऐड कर रहे हो इसकी वजह से। तो मॉइस्चर का कितनी मात्रा ऐड करी हमने, W2 माइनस W1। तो यहाँ पे आप देखो H2 माइनस H1 किसके बराबर हो जाएगा, HFG W2 माइनस W1। ये HFG W2 माइनस W1 क्या है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एडेड। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका हीट की मात्रा बढ़ी। सिमिलरली ये किसके लिए, ह्यूमिडिफिकेशन के समय। इस समय इसका टेम्परेचर, ये अब HFG कैसे कैलकुलेट करेंगे, HFG हम कहाँ से निकालेंगे, स्टीम टेबल से। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस HFG की मात्रा किस पे निकालेंगे, जब एयर इन हो रही है उस समय उसका ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, TD1 है। तो TD1 पे हम HFG कैलकुलेट करेंगे और W2 माइनस W1 हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे, हम साइकोमेट्री चार्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, लेटेंट हीट मिल जाएगी ह्यूमिडिफिकेशन के समय। सिमिलरली जब डीह्यूमिडिफिकेशन होता है एयर का, तो डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे निकालेंगे अपन, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। H1 माइनस H2, लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, H1 ज़्यादा है और H2 क्या है, कम है। तो H1 माइनस H2 क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी।
इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे निकालेंगे, H1 माइनस H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलरली उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा कितनी कम हुई उसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं HFG W1 माइनस W2। आगे बात समझे, इस HFG को हम TD1 पे कैलकुलेट कर लेंगे स्टीम टेबल से। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने यहाँ दो हीट को डिस्कस किया, एक होती है सेंसिबल हीट और दूसरी होती है लेटेंट हीट। ये हमने अभी डिस्कस किया, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं और सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को आप महसूस कर सकते हो जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर का बढ़ना और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का घटना, ऐसी चीज क्या कहलाती है, आपकी सेंसिबल हीट कहलाती है। और लेटेंट हीट क्या कहलाती है, विदाउट चेंज इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यदि आपकी एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, यदि ड्राई बल्ब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है फिर भी क्या हो रहा है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी हीट क्या कहलाती है, आपकी लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू टोटल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या हो जाएगी, SH सिंपली, और टोटल हीट क्या हो जाएगी आपकी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। इसको आगे डिटेल में समझेंगे हम। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस और है आपका जिसका नाम है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पे ऐसा प्रोसेस, अभी तक हमने जो बात करी थी वो सेपरेट बात करी थी, हीटिंग की बात करी हमने, कूलिंग की बात करी, दूसरी हमने बात करी ह्यूमिडिफिकेशन की और डीह्यूमिडिफिकेशन की। अब ऐसे प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें आपका कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, कंबाइंड इफेक्ट। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या है आपका, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है आपका, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और डीह्यूमिडिफिकेशन भी होगा। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो और साथ ही साथ क्या हो, आपका मॉइस्चर कंटेंट या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या हो, डिक्रीज हो, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट सब चीज समझनी है हमको कि यहाँ मेरी जो एयर है क्या इन हो रही, और जब एयर बाहर निकलेगी तो उसका पॉइंट नंबर 2 ये शो किया। तो ये जो लाइन है वो क्या आपकी तिरछी लाइन है। आगे समझिए, ये जो इंक्लाइंड लाइन मेरी जो बनी ये क्या कहलाता है, देखो मेरा जो प्रोसेस 1 to 2 इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। अच्छी तरह के सभी हमने पढ़ा, प्रोसेस 1 to 2 अगर इस लाइन को मैं फॉलो करता हूं तो इसको क्या बोलता हूं मैं, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ मैंने पॉइंट ए मार्क कर दिया। जब ए से 2 गया तो इसको क्या बोलता हूं मैं, सेंसिबल कूलिंग। इसको मैं बोलता हूं डीह्यूमिडिफिकेशन और इसको बोलता है सेंसिबल कूलिंग। जब इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इस प्रोसेस का, 1 to A और A to 2, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कौन सी लाइन को फॉलो करेगा, इस लाइन को फॉलो करेगा। आगे से ये प्रोसेस 1 to 2, एयर इन हुई, इस पर आउट हो गई। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, सेंसिबल कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। अब चीज समझनी है वो ये समझनी है कि जो डीह्यूमिडिफिकेशन होता है एयर के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखो पहली चीज तो समझो इसकी आवश्यकता क्या है। तो समर एयर कंडीशनिंग होता है, आप जो एयर कंडीशन सिस्टम गर्मी के लिए यूज करते हो उसमें क्या होता है आपका, जब गर्मी में क्या होता है एयर के अंदर काफी मॉइस्चर होता है, आगे समझो, और टेम्परेचर भी क्या होता है काफी ज्यादा होता है। तो उस समय जो सबसे बड़ी चीज होती है उसमें हमें जो एयर कंडीशन होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर भी रिमूव करता है एयर के अंदर से और साथ ही साथ उसको ठंडा भी करता है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, जो समर एयर कंडीशन सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है आपका एक प्रोसेस यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। अब यहाँ जो चीज समझनी है वो क्या समझनी है आपकी, कि ये जो डीह्यूमिडिफिकेशन जब एयर का कब होगा, तो उसके लिए क्या है, यहाँ जो 0.4 जो मैंने मार्क कर रखा है वो जिसको हम बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये जो भी मैं एपरेटस यूज कर रहा हूँ, जैसे हमने आगे सेंसिबल हीटिंग में हमने बात करी थी, जैसे एपरेटस का टेम्परेचर किससे शो किया था, TD3 से शो किया था। तो यहाँ जो एपरेटस है उसका टेम्परेचर कितना है, 4 है, TD4 शो कर रखा है। क्या शो कर रखा है अपने एपरेटस का टेम्परेचर को किससे लिखा मैंने, TD4 से शो किया। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि यदि मेरा जो एपरेटस का टेम्परेचर है और जब एयर इन हो रही है उस समय उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, तो एयर जब इन होगी उस समय उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा, TDP1। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 1 का कैसे मेजर करूंगा, इसको सैचुरेट कराऊंगा और उस समय जो टेम्परेचर होगा वही उसका क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो क्या होना चाहिए, जो एपरेटस का टेम्परेचर है जब एयर इन हो रही है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ही एयर का क्या होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। तो यहाँ हमको समझना है कि किसी भी एयर का डीह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, तो उस एयर का डीह्यूमिडिफिकेशन तभी हो सकता है जब उस एपरेटस का, जिस एपरेटस में अपन कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं, उस एपरेटस का जो टेम्परेचर है वो जब एयर इन हो रही है उस समय उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि TD4 इज लेस देन TDP1, जो हमने यहाँ लिख रखी लाइन में। आगे बात समझिए, ऐसा होगा तो उस समय जब एयर का क्या होगा आपका, उस समय एयर का क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा।
जब ऐसा प्रोसेस होता है तो ये कौन सी लाइन को फॉलो करता है, इस लाइन को फॉलो करता है 1 to 2। आगे बात समझे, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 5.1 और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी 5.2 होगी। तो हम देख रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5.1 से 5.2 क्या हो गई, बढ़ गई। साथ ही साथ हमने देखा मॉइस्चर कंटेंट W1 से W2 डिक्रीज हो गया। साथ ही साथ हमने देखा टेम्परेचर जो था ड्राइबल टेम्परेचर TD1 से TD2 हो गया, मतलब क्या होगा, ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसलिए इसको हम कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हमको क्या है, हीट रिमूवल निकालना। आप देख रहे हो यहाँ क्या हुआ, हीट रिमूव हुई, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, मतलब हीट रिमूव हुई। तो हीट कितने पार्ट में रिमूव हुई, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट रिमूवल, इसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट रिमूवल। तो टोटल हीट रिमूवल कितनी हो जाएगी, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट कैसे निकालेंगे, H1 माइनस HA, इसके एंथैल्पी नोट करेंगे, इसके एंथैल्पी नोट करेंगे, इसके नोट करेंगे। और सेंसिबल हीट कैसे निकालेंगे, HA माइनस H2। आगे बात समझ में, तो H1 माइनस HA प्लस HA माइनस H2, तो HA से HA कट गया तो क्या बचा, H1 माइनस H2। इसको बोलते हैं टोटल हीट रिमूवल। यदि हमें सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना था, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है आपका, टोटल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। आगे बात समझ में, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, सेंसिबल हीट ये रही, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे HA माइनस H2 और टोटल हीट क्या हो जाएगी आपकी, लेटेंट हीट H1 माइनस HA प्लस HA माइनस H2, ये टोटल हीट होगी। तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। यदि हम यहाँ बाईपास फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो बाईपास फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मेरा जो एपरेटस है उसका टेम्परेचर कितना है आपका TD4। आगे बात समझे, तो इसको हम क्या बोलते हैं ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये ADP क्या है आपका, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसको अपन ने किससे शो कर रखा है, TD4 से। तब भी हमने बताया था बाईपास फैक्टर कैसे निकालेंगे, 23/13, आप इसको याद रखो। तो ये जो एयर आउट हो रही है, ये एयर इन हो रही है, और ये किसका टेम्परेचर है, एपरेटस का। तो TD2 माइनस ADP एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिवाइड बाय TD1 माइनस ADP एपरेटस टेम्परेचर। 3 क्या होता है आपका, एपरेटस टेम्परेचर। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बाईपास फैक्टर। सिंपली कुछ ऐसा कोई खास चीज नहीं है आपकी, सिंपली 1 to 2 अगर इस लाइन को फॉलो करता है तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। और इसमें क्या हो रहा है आपका, उसका ड्राइबल टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जिसको हम इवोपरेटिव कूलिंग भी बोलते हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कूलिंग का मतलब होता है उसका ड्राइबल टेम्परेचर को डिक्रीज होना, और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का बढ़ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कूलिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ऐसा प्रोसेस कहलाता है मेरा इवोपरेटिव कूलिंग। आगे बात समझे, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर साइकोमेट्रिक प्रोसेस की बात करें तो, या साइकोमेट्रिक चार्ट की बात करें तो, साइकोमेट्रिक चार्ट में ऐसा प्रोसेस कौन सी लाइन को फॉलो करता है। देखो, कूलिंग का मतलब होता है TD1 से TD2 टेम्परेचर डिक्रीज होना और उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का बढ़ना। तो ये लाइन कौन सी फॉलो करेगा, इस लाइन को फॉलो करेगा। और जब कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन होता है उस समय आप देख सकते हो ये इस कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन को फॉलो कर रहा है। इस समय क्या होगा, इस समय ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, एयर जब एयर इन होगी और एयर आउट होगी, उसके वेट बल्ब टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा प्रोसेस जो क्या करे, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को फॉलो करे। आगे समझ में, एक तो होती है कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर लाइन, एक होती है कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को फॉलो कर रहा है। आगे समझ में, साथ ही साथ इसका टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेटिव कूलिंग। इसको इवोपरेटिव कूलिंग क्यों बोलते हैं, देखो समझो, यहाँ एयर मेरी इन हो रही है, ठीक है, और यहाँ से एयर क्या हो रही है, आउट हो रही है। अब यहाँ क्या किया मैंने, वाटर को स्प्रे करवा रहा हूँ, और वाटर जो स्प्रे हो रहा है वो एटोमाइज्ड फॉर्म में हो रहा है, बारीक स्प्रे के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्प्रे करवा रहे हैं। जब भी यहाँ से एयर इस वाटर स्प्रे के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वाटर का क्या हो जाता है, जो स्प्रे फॉर्म में जो वाटर है उसका इवोपरेशन शुरू हो जाता है, और इवोपरेशन शुरू होने की वजह से जो एयर का टेम्परेचर तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो वाटर इवोपरेट हुआ वो एयर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ 2 चीजें हुई, इवोपरेशन की वजह से क्या हो गई, कूलिंग हुई, एयर तो क्या होगी, ठंडी होगी, साथ ही साथ उस इवोपरेशन की वजह से पानी के अंदर क्या होगी, वाष्प की मात्रा, एयर के अंदर जो वेपर की मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इवोपरेटिव कूलिंग बोलते हैं। और देखो
इवोपरेशन की वजह से क्या हुआ, एयर की कूलिंग हुई, और उस इवोपरेशन की वजह से एयर के अंदर मॉइस्चर भी बढ़ेगा। इस वजह से जब आउट होगी तो उस समय उस एयर का टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों बढ़ जाएगा। इस वजह से इस प्रोसेस को इवोपरेटिव कूलिंग भी कहते हैं। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसको इवोपरेटिव कूलिंग क्यों बोलते हैं, और इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस का नाम है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और ये किस लाइन को फॉलो करता है, इस लाइन को फॉलो करता है। और इस समय जो बेड बल्ब टेम्परेचर है वो क्या रहेगा आपका, 1 और 2 का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छी तरीके से समझो, इवोपरेटिव कूलिंग के अंदर बेड बल्ब टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5.1 होगी और यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 5.2। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अपन सारे प्रोसेसेस को अगर समराइज करें, जो प्रोसेस हमने पढ़े और नहीं पढ़े, उन सब प्रोसेसेस को हम क्या कर सकते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट पे शो कर सकते हैं। हम जानते हैं ये अगर मान लो मेरा पॉइंट इनिशियल पॉइंट 1 है, मेरी जब एयर एंटर हो रही है तो हीटिंग होगी तो वो किस लाइन को फॉलो करेगी, इस लाइन को फॉलो करेगी, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे समझे, कूलिंग होगा तो किस लाइन को फॉलो करेगी, इस लाइन को फॉलो, इसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग। आगे समझे, और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो मेरी स्केल है वो ड्राइबल टेम्परेचर है और ये जो स्केल है वो मेरी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एयर के अंदर मॉइस्चर की मात्रा बढ़ना, बट ड्राइबल टेम्परेचर के अंदर कोई भी परिवर्तन ना होता, ये इस लाइन को फॉलो करेगी। डीह्यूमिडिफिकेशन किसको फॉलो करेगी, इसको फॉलो करेगी। आगे समझ में। अब बात आती है कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं, देखो ये तो हीटिंग है और ये ह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये क्या हो जाएगी, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सिमिलरली ये कूलिंग है और ये ह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी मेरी, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, जिसको इवोपरेटिव कूलिंग बोलते हैं। ये कौन सी लाइन को फॉलो करेगी, इस लाइन को फॉलो करेगी। सिमिलरली ये कूलिंग है और ये डीह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये किस लाइन को फॉलो करेगी, ये इस लाइन को फॉलो करेगी। ये समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया आपका। आगे बात समझे। और ये डीह्यूमिडिफिकेशन है, ये हीटिंग है, तो ये क्या कहलाता है, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये कुछ प्रोसेसेस है साइकोमेट्री के अंदर जो यूज होते हैं। आप सिंपली इस चार्ट से आप समझ सकते हो कि प्रोसेसेस की डायरेक्शन क्या होगी और प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ 2 एयर स्ट्रीम। यदि हम 2 एयर लेते हैं जिसका आपका जो दोनों एयर के जो मास, एंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है आपकी अलग अलग है। सपोज करो जो एयर 1 है वो उसका जो मास है वो m1 है, एंथैल्पी h1 है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है उसकी w1 है। सिमिलरली जो एयर 2 है उसकी मास m2 है, एंथैल्पी h2 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, w2 है। जब ये दोनों अलग अलग एयर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसका जो मास होगा वो m3 होगा, एंथैल्पी h3 होगी और w3 होगी। अब बात कर रहे हैं ये जो थर्ड एयर बनेगी दोनों को मिक्स करने के बाद, इसकी जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है, देखो। और इसका जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी, साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम देखेंगे, ये जब अपन सारी चीज़ें समझेंगे तो पहले हम साइकोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये एयर 1 है आपकी, W1 और H1 से मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, सिमिलरली W2 और H2 से मार्क कर दिया। आगे बात समझ में। मेरी जो एयर 3 होगी वो स्ट्रेट लाइन, ये जो मेरी इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो ये लाइन क्या बनती है, लाइन 1 2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइन 1 2। तो मेरा जो पॉइंट 3 होगा ऑलवेज, जो वो पॉइंट 3 होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 2। मेरा जो पॉइंट 3 होगा वो क्या होगा, जब मिक्स होगी एयर, एडियाबेटिक मिक्सिंग क्या कहता है, जब एयर को मिक्स करोगे तो ये जो पॉइंट 3 होगा वो हमेशा इस स्ट्रेट लाइन 1 2 के ऊपर क्या होगा, 1 2 के कहीं ना कहीं मध्य में उपस्थित होगा। आगे बात समझो, इसको अपन समझते हैं। सपोज करो सबसे पहले मास बैलेंस करता हूं, तो मास बैलेंस क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 बराबर m3। यहाँ से m1 गया, यहाँ से m2 हुआ, तो क्या बनेगा m3। तो टोटल मास m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा। एनर्जी बैलेंस करते हैं, हीट यहाँ से h1 गई, यहाँ से h2 गई थी, यहाँ क्या मिले अपन को h3 थे। m1 h1 प्लस m2 h2 बराबर क्या हो जाएगा, m3 h3। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अगर अपन वाटर वेपर बैलेंस करते हैं, मास का अगर मास वाटर वेपर बैलेंस करें तो यहाँ से क्या हो गया, m1 w1, यहाँ से m2 w2 क्या, और रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको, m3 w3। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 3 इक्वेशन बनती है। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करते हैं, क्या करते हैं 1 और 2 से, क्या करते हैं m1 h1 प्लस m2 h2 को तो एज इट इज रहने दिया, और m3 की जगह क्या रख दिया अपन ने, m1 प्लस m2, मास बैलेंस से हमको मिला, तो इससे क्या मिला, यहाँ से m1 प्लस m2 पुट कर दिया, तो ये h3 हो गया। तो क्या आया, m1 h1 प्लस m2 h2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किया था m1 h3 प्लस m2 h3। यहाँ क्या किया अपन ने, m1 m1 वाले जो मल्टीप्लायर थे उनको साथ में रखा और m2 m2 मल्टीप्लायर को साथ में रखा। तो m1 वाला उधर भेज दिया और m2 वाला इधर भेज दिया। तो इधर गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो m1 h1 माइनस m1 h3 बराबर क्या आ गया, m2 h3 माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, m2 h2।
यहाँ से m1 कॉमन निकल गया तो h1 माइनस h3, यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, m2 कॉमन निकल गया तो क्या आया, h3 माइनस h2। तो यहाँ से अब अपन रेशो निकालते हैं, यहाँ से m2 को नीचे भेज दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे भेज दिया, तो m1 अपन m2 बराबर क्या आ गया, h3 माइनस h2 डिवाइडेड बाय h1 माइनस h3। आगे बात समझ में। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, मास रेशो मिल जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, बाय 1 and 3, सिमिलरली हमने यहाँ पे m3 की वैल्यू पुट की, सिमिलरली इस m3 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करता है तो क्या आएगा, ये इसी की तरह सोल्व करेंगे, ये h की जगह खाली w लिखना है, तो w3 माइनस w2 डिवाइड बाय w1 माइनस w2। हमने क्या चीज सीखी, हमने ये क्या मिला, ये इट इज द रेशो ऑफ मास। तो दो फाइनल कंडीशन जो होगी वो कहाँ होगी, वो हमारी जो लाई करेगी किस पे करेगी, जो फाइनल पॉइंट होगा वो इस स्ट्रेट लाइन 1 2 पे लाई करेगा, और जो ये पॉइंट 3 है, ये जो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट 3, ये जो पॉइंट 3 है वो लाइन 1 और 2 को डिवाइड करता है इनवर्स रेशो ऑफ मासेस में। किस में रिवर्स करता है, आपका इनवर्स रेशो ऑफ मिक्सिंग मासेस। तो द फाइनल कंडीशन लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन 1 and 2 and the point 3 divide the line 1 2 in the inverse ratio of mixing masses। ये सिंपली हमको कुछ नहीं है, ये हमारा जो point 3 की एंथैल्पी और point 3 की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगी, वो ये चीज पता पड़ेगी कि ये जो पॉइंट आया वो क्या कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे ही मौजूद है। आगे बात समझ में। इसको पढ़ना क्यों आवश्यकता है, इसको पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि क्या होता है, यदि हम अगर हमको ये पता होना चाहिए कि हम दो एयर हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की है, जब उसको मिक्स करोगे तो जो रिजल्टेंट आपकी एयर बनेगी उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी। तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक ऐसी एयर है जिसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्या है आपकी, काफ़ी ज़्यादा, और एक ऐसी एयर है जिसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कम है और उसका टेम्परेचर भी क्या है, काफ़ी कम है। तो एक कोल्ड एयर है और एक हाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर है। तो हाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और कोल्ड एयर को जब मिक्स करोगे तो मेरी जो रिजल्टेंट एयर होगी वो क्या होगी, आपकी इस सैचुरेटेड कर्व के भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। हम जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी, तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन ये मिलेगी, तो मेरी जो रिजल्टेंट एयर है वो क्या हो जाएगी, इस सैचुरेटेड कर्व को भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये जैसा जो रीजन होता है इस साइकोमेट्रिक चार्ट में, इसको हम बोलते हैं फॉग रीजन। तो आपको क्या मिलेगा, जब दोनों को मिक्स कर दोगे धुआं निकल जाएगा, धुंध बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं फॉग रीजन। ये मेरी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे भी क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो आप समझ सकते हो कि दो अलग अलग एयर को मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट एयर क्या बनेगी, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो सारी चीजें हमको क्या मिल सकती है, इस चार्ट से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपका एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम है। आशा करता हूँ आप अच्छे से ये टॉपिक समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।